स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक, तो हम ट्राइंगल्स कंटिन्यू कर रहे थे। तो ट्राइंगल्स में अब हम पढ़ रहे हैं एक स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक के अलावा दूसरा एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि तो ट्राइंगल का मैक्सिमम जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर एक 90 है तो ये दूसरे जो दो एंगल हैं, मान लो इसको थीटा 1 कह देते हैं, इसे थीटा 2, तो इन दोनों का सम मिलके 90 डिग्री होगा और एक एंगल 90 का होगा, तो ये मिलके होगा 180 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये होता है, और ये जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो दो साइड है ए बी, ये बेस और परपेंडिकुलर कहलाती है। तो बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये जो नीचे साइड है यही बेस है, हम बेस इसे भी ले सकते हैं। अगर ये बेस होगी तो ये दूसरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस मींस जो हाइपोटेन्यूस है ये हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। तो अगर ये h है तो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस थ्योरम को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और जो इंटीजर वैल्यूज इस रिलेशन को फॉलो करती है वो कहलाती पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यानी ऐसे तीन नंबर, ट्राइंगल है तो तीन साइड, तो ऐसे तीन साइड जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो सबसे कॉमनली जो यूज्ड है वो है 3 4 5, यानी कि अगर एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है तो ये हमेशा क्या होगा 5, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगी, बाकी दोनों साइड क्या हो जाएंगी 3 या 4। ऐसी जो दूसरा ट्रिपलेट है दैट इज 5 12 13, यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी सबसे बड़ी साइड 13, तो ये दो साइड आपस में क्या होंगी 12 या 5, तो ये बन जाएगा 30। तो ये दो सबसे ज्यादा यूज होती है, बाकी और एक और क्या हो सकता है 8 15 17 एंड 7 24। तो ये चार ट्रिपलेट जो है ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे कॉमन ट्रिपलेट ये है। और अगर इन तीनों को हम किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो ट्रिपलेट बनेगा। जैसे 3 4 5, इसको हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो क्या बन जाएगा 6 8 10। तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसकी सबसे बड़ी साइड 10 है और ये 6 और 8 होंगे आपस में। 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 9 12 15, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं ये दो सबसे ज्यादा कॉमन है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमें एक और ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो ये अगर नंबर याद है तो हमारी कैलकुलेशन बन जाती है, हमें वह ये पाइथागोरस लगा के कि h स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर करने से बेटर है कि अगर हम ये ट्रिपलेट याद कर ले तो एकदम डायरेक्ट हम बता सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आगे समझ में क्या है? ठीक है, क्लियर ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का? यस सर। ठीक, तो जैसे 3 4 5, तो 3 4 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ये ट्रिपलेट मिल जाएंगे 6 8 10 9 12 15, इसको 5 12 13। तो ये दो ट्रिपलेट सबसे ज्यादा यूज होते हैं और इसको 2 3 से मल्टीप्लाई करके इतने ट्रिपलेट मिलते हैं, तो ज्यादातर इसी पर बेस्ड होते हैं।
हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, बट ये कैलकुलेशन बचा लेंगे अगर हम ऐसे करेंगे। फॉर्मूला भी है ना इसका? क्या चीज? सर ये पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला भी है ना, n/n हाँ, एक फॉर्म में भी होता है, बट बेटर है ये सीधे कॉमनली यही नंबर होते हैं तो इनको याद ही कर लेते हैं। ये दो ट्रिपलेट और इसके कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई, बस काफी है। अब जैसे इस पे क्वेश्चन बेस्ड है, a ladder 65 units long is leaning against a wall with its base at a distance of 25 units from foot of the wall। तो एक लैडर है जिसकी लेंथ है 65, तो हम ये मान लेते हैं एसीज लैडर, ये लैडर है तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 65 यूनिट्स। इस लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ये जो ए बी है ये क्या है, वॉल है। लीन मतलब इससे रुकी हुई, इस तरीके से सपोर्ट लेके। विद इट्स बेस, ये इसकी बेस है, तो ये कितने डिस्टेंस पर है 25 यूनिट्स फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल, तो यहाँ से लेके ये कितना है 25 यूनिट्स। इफ द टॉप ऑफ द लेडर स्लिप्स डाउन बाय 8 यूनिट, तो ये टॉप था लेडर का, ये बेस था लेडर का, तो टॉप क्या हो गया, स्लिप हो गया, कितने यूनिट 8 यूनिट। तो बताओ बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बेस ऑफ द लैडर मूव अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, ये कितना डिस्टेंस हो, ये पूछो। तो क्वेश्चन क्लियर है। पहले तो एक लैडर थी एसी इस पोजीशन पर, उसकी लेंथ है 65 और उसकी बेस जो थी फुट ऑफ द वॉल से 25 सेंटीमीटर 25 यूनिट्स पे थी। अब अगर ये स्लिप हो जाए 8 यूनिट्स, तो बेस कितनी आगे चली गई। तो देखो हम कैसे ट्रिपलेट का कैसे यूज करेंगे। अगर हम ओरिजिनल पोजीशन की बात करें, ये लैडर है 65, ये इसकी बेस है 25, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं ए बी कितना होगा। तो एक तरीका देखो क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 65 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस ये जो ए बी है इसका स्क्वायर, ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको तो हम खैर निकाल सकते हैं, 65 माइनस 25 स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 40, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ए बी, यानी ए बी हो जाएगा एक 0 2 और 3, यानी कि 60 आ जाएगा। तो एक तरीका तो पाइथागोरस से हमने करा। दूसरा देखो हम क्या समझ सकते हैं, ये 5 इंटू 13 है, 65 इज 5 इंटू 13, और ये क्या है 5 इंटू 12। तो अभी हमने पढ़ा था कि ट्रिपलेट को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो एक ट्रिपलेट रहता है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी ये अगर 13 है, ये 5 है, तो ये 12 है, तो ये साइड कितनी होगी 13 12 के साथ कौन सा नंबर होता है जो ट्रिपलेट बनता है 5। 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है, ये है देखो 5 12 13। तो अगर हमें ये याद है कि 5 12 13 होता है, तो हम कह रहे हैं कि अच्छा इसको भी 5 से कर रहे हो, इसको भी 5 से कर रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 यानी कि 60। तो ये कैलकुलेशन बच जाएगी, अदरवाइज फिर पाइथागोरस से तुम्हें करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल गया, ये जो वॉल है यहाँ पर वॉल के साथ लैडर लगी हुई थी, इसकी लेंथ है 60। अब क्या हो रहा है, ये 8 यूनिट से नीचे आ गई, तो अब कितनी लेंथ बची,
अब हम बात कर रहे हैं जो लेटर स्लिप होके आ रही है C1। तो ये टोटल 60 था, 8 यूनिट स्लिप हुई, तो ये कितनी बची है 52। 60 माइनस 8 52। तो दिस इज 52। और लेडर की लेंथ अभी भी क्या रहेगी 65, ये चेंज नहीं होगा। लेडर की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी। अब हम ये बता सकते हैं ये कितना है 20। तो फिर भाई या तो पाइथागोरस लगाओ या फिर ट्रिपलेट। तो 65 के तो फैक्टर वही थे 5 इंटू 13, और 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 13। तो इस बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सब 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 4, तो ये कौन सा होगा, बेस कौन सा नंबर आएगा, कौन सा ट्रिपलेट बनता है 5 4 एंड 3। 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो ये कितनी दूरी पर चली गई 39। ठीक है। तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बट ट्रिपलेट अगर याद है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन बहुत बच जाती है। फालतू का वो स्क्वायर प्लस माइनस करते रहो, इस तरीके से होगा। क्लियर। अगले चले क्वेश्चन पर। जैसे टू टॉल वर्टिकल बिल्डिंग आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप मोस्ट पॉइंट इज 500 मीटर। तो ये मान लो बिल्डिंग 1 है, ये बिल्डिंग 2 है। तो ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है। तो इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप मोस्ट पॉइंट इज 500 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर बेस इज 140। ये दोनों के बेस ये है, ये टॉप थे दोनों के, ये बेस है। तो बेस के बीच का डिस्टेंस है 140। तो ये बेस है तो ये भी 140 रहेगा। If height of one of them is 65 meter, find the height of the other building। तो अगर एक की हाइट है 65 तो दूसरे की हाइट बताना हमें कितनी है, हमें ये निकालना। तो इसके लिए अगर हम ये निकाल दें डिफरेंस ऑफ हाइट, तो हमें पता है ये तो 65 है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी दिस विल बिकम 65 प्लस एक्स। इस अगर हम एक्स मान लें तो ये x कितना होगा। तो हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूज 500 है और बेस 140 है। तो ये कितना होगा, ठीक। तो 500 is 25 into 20 and 140 is 7 into 20। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट होता है। तो सबसे बड़ा नंबर ये 25, ये बेस 7, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो 24 इंटू 20 यानी कितना आ गया 480। तो x की वैल्यू 480 और इसकी थी 65, तो टोटल हाइट हो जाएगी 480 प्लस 65 यानी कि 545। ये आंसर। तो पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, ट्रिपलेट वही 3-4 ट्रिपलेट है, उसको याद कर लो, उसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट वाली अप्रोच आ रही है समझ में। मतलब पाइथागोरस तो है ही हमारे पास। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
तो ये सब क्या होता है फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और इसे ले लेते हैं थीटा, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कुछ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करते हैं, किसको रिलेट करते हैं, साइड्स एंड एंगल्स। साइड और एंगल को आपस में रिलेट करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा अगर ये हाइपोटेन्यूज है h और इसको हम बेस कह रहे हैं और इसको परपेंडिकुलर कह रहे हैं, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, इस थीटा के अपोजिट जो साइड होती है, यानी p अपॉन h। p अपॉन h का रेशियो इज इक्वल टू साइन थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू दिस बेस अपॉन h एंड tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है और इसको हम कह सकते हैं p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेजर ये 3 रेशियो यूज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। थीटा कोई एंगल है और उस ट्रायंगल की ये 3 साइड है एच पी और बी। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल को रिलेट कर सकते हैं साइड्स के साथ, ठीक। तो ये 3 याद रहेंगे, साइन थीटा इज p बाई एच, कॉस थीटा इज b बाई एच, टेन थीटा इज p बाई b। अब इसके होते हैं इनवर्स, इनवर्स यानी इसका उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज, किसी को पता है साइन थीटा का इनवर्स, इस क्वेश्चन। कॉस थीटा का उल्टा ये हो जाएगा h बाई सेक थीटा, h बाई बी, उसका रेसिप्रोकल है, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होंगे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किस काम के लिए, साइड और एंगल को रिलेट करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. अब इसके लिए हमें एक टेबल है जो याद रखनी होती है। तो टेबल लिखने का देखो तरीका क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन की वैल्यूज लिख रहे हैं, कॉस और टेन मेन इसकी है। मेजर हमारे होते हैं 5 एंगल्स। सबसे पहला एंगल होता है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और लास्ट इज 90 डिग्री। देखो पहली वैल्यू तुम्हें बस सीखनी है, बाकी तो सब तुम खुद से लिख सकते हो। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 0/4। अंडर रूट 0/4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0/4 0/4 की वैल्यू क्या होगी, 0
स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। साइन 30 डिग्री इट इज अंडर रूट 1/4। अंडर रूट 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। साइन 45 डिग्री अंडर रूट 2/4, ये कितना हो जाएगा? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी 1/√2। तो साइन 45 इज 1/√2। साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/4, ये हो जाएगा √3/2। एंड साइन 90 इज अंडर रूट 4/4, तो ये हो जाएगा 1। तो ये साइन की वैल्यूज है। साइन 30 इज साइन 0 इज 0। यस तो साइन 45 डिग्री अंडर रूट 2/4 होगा, तो 2 तो 4 में से ना 2 कॉमन निकलेगा, तो आपने 2 पे रूट डाला है। नहीं, कैंसिल हो जाएगा ना ये 1/2। अच्छा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, उसके बाद रूट लिया है। यस बस 1 मिनट चलो होल्ड करना। मैं हेलो, ये आ गई टेबल समझ में? यस सर। अब साइन जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, उसको उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दो। यानी 1 लास्ट में था तो 1 पहले कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हो जाएंगी कॉस की वैल्यू। यानी cos 0 इज 1, cos 30 इज अंडर रूट 3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज 1/2, cos 90 इज 0। हो गई क्लियर? साइन कॉस दोनों की वैल्यूज। अब लास्ट क्या बचा? tan। tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस यानी 0/1 इज 0, तो tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 हो जाएगा साइन 30 बाई कॉस 30, यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√3। tan 45 सेम वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो 1। tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री हो जाएगा 1/0। तो 1/0 को हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। अभी 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है जो हमें याद रखना है। तो ये 5 एंगल लिखेंगे हम, 0, 30, 45, 60, 90। देन साइन 0 की वैल्यू अंडर रूट 0/4, साइन 30 अंडर रूट 1/4, साइन 45 अंडर रूट 2/4, साइन 60 अंडर रूट 3/4, साइन 90 अंडर रूट 4/4। तो ये वैल्यूज होंगी। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, कॉस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस करते जाओ, tan हो जाएगा। और ये सारी वैल्यूज इसकी इनवर्स है। इसको उल्टा कर देंगे, साइन को उल्टा कर देंगे तो साइन, कॉस को उल्टा कर देंगे सेक, tan को उल्टा कर देंगे तो कॉट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें यूज करनी होती है, तो इसे हमें याद रखना है। तो ये 6 रेशोज, 6 क्या मेनली आप ये 3 याद रख लो। इसका इनवर्स ये होते हैं, ऐसी टेबल में इन 3 की वैल्यूज, और इसका इनवर्स ये हो जाता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री टेबल।
यस सर। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में एक जनरल रिलेशन क्या होती है कि जो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो लार्जेस्ट होती है, और साइड अपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल इज स्मॉलेस्ट, और इसका उल्टा भी ट्रू है। यानी सबसे बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड है वो सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के अपोजिट कोई साइड है तो वो सबसे छोटी। ऐसी सबसे बड़ी साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी साइड के अपोजिट एंगल सबसे छोटा। तो अगर जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो क्या होगा इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? राइट एंगल में हमेशा 90 डिग्री वाला सबसे बड़ा एंगल होता है, तो इसके अपोजिट जो साइड यानी ये हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा क्या होगा सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? अगर मैं इसको नाम दे दूं ABC, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होगी? AC। यानी ये 30 डिग्री है, इसके अपोजिट जो साइड है दिस वन, ये सबसे छोटी होगी, और 60 के अपोजिट वाली ये मीडियम होगी, इससे छोटी होगी बट स्मॉलेस्ट से बड़ी। तो ये राइट एंगल नहीं, किसी भी ट्राइंगल के लिए सब ट्रू होता है। जैसे अगर ABC हम ट्राइंगल बनाए, एंगल A 75, B 50, मान लो ये तो खैर ऑब्ट्यूज बन गया, इस तरीके से हम ले लेते हैं। ये मान लो 75 है, ये 50 है, ये 55 है, तो 75 के जो अपोजिट होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये जनरल है, ये हम किसी भी ट्राइंगल को देख के कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे छोटी साइड है उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा है। लेकिन क्या हम साइड और एंगल से रिलेशन निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमारा रूल है, दो रूल होते हैं, एक कहलाता है साइन रूल, एक कोसाइन रूल। तो साइन रूल का है साइड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल अपोजिट। यानी अगर ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। A के अपोजिट साइड स्मॉल a, B के अपोजिट साइड स्मॉल b, C के अपोजिट साइड C। तो इनमें एग्जैक्ट क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है, यानी A अपॉन साइन A, यानी साइड डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन। जैसा अभी पढ़ा था ना, साइन 30, साइन 60, इसका मतलब ये है इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। दिस इज कॉल्ड एज साइन रूल। जैसे अगर एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एंगल A है 75, एंगल B है 45, तो तीसरा एंगल कितना होगा? 75 प्लस 45 हो गया 120। एंगल A ये है, एंगल B ये है, तो एंगल C कितना हो जाएगा? 60। तो एक ऐसे ट्राइंगल है जिसमें एंगल A, B और C दे रखा है हमें। मान लो ये 75 है, ये 60 है, और ये एंगल है 45। यानी एंगल A 75, एंगल B 45, एंगल C 60 डिग्री। इफ लेंथ AB इज इक्वल टू 6, ये 6 है, तो फाइंड लेंथ AC। ये अगर हमें निकालना तो हम क्या यूज करेंगे? साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है कि जो भी साइड है, जैसे 6, तो 6 डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन, साइन 60 इक्वल टू, हमें ये निकालना है AC, मान लेते हैं X। तो X अपॉन इसके अपोजिट कौन सा एंगल है?
उसका साइन, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। 6 अपॉन साइन 60 विल बी इक्वल टू x अपॉन साइन 45। क्लियर है? साइन रूल समझ में आया कैसे लगेगा? किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ उसके अपोजिट एंगल, इसका रेशियो इक्वल होता है तीनों साइड के। तो हमें तीसरी साइड की जरूरत ही नहीं, हमें इसी से आंसर मिल जाएगा। तो हम ये साइन रूल लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू। तो अब ये टेबल से हमें याद होनी चाहिए कि अगर हम साइन की बात करें तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है। ये टेबल सब याद करना पड़ेगा। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, इट विल बी इक्वल टू x अपॉन साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो you get 12/√3 इक्वल टू √2x। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 12/√6, √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, रेशनलाइज, तो ये हो जाएगा 12/6 टू 2√6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√6। ठीक है, तो ये साइन रूल है जो यूजफुल होता है जब हमें क्या है, साइड और एंगल के बीच में रिलेशन निकालना है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले रेशियो हम तभी लगा सकते हैं जब राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो स्टेबल वाले से हम आराम से निकाल सकते हैं साइड और एंगल में रिलेशन। लेकिन अगर राइट एंगल नहीं है तो फिर हमें ये साइन और कोसाइन रूल यूज करने पड़ते हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे लिखी वैल्यूज, ठीक है। अब आते हैं इसी का दूसरा, साइन के बाद कोसाइन रूल। तो ये स्पेशली तब यूज होता है जब दो साइड्स गिवन हो और उसके बीच का एंगल, तो हमें क्या यूज करना है, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल होता है cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2a। इस तरीके से abc की वैल्यूज लेंगे हम, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी ये अगर थीटा है तो ये थीटा किन दो साइड के बीच में आ रहा है, इनकी वैल्यूज होंगी ए बी, और जिस साइड के साथ थीटा टच नहीं हो रहा दैट विल बी सी। तो जो दो साइड है जिसके बीच में थीटा एंगल है, तो इसका स्क्वायर a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab, दिस इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, एबीसी की समझ में आ गया कैसे वैल्यू डिसाइड होगी। जो इंक्लूडेड एंगल है उससे मिले भी जो दोनों साइड है वो ए बी है, और इसके अपोजिट जो साइड है वो सी है। तो कोई ट्रायंगल है एबीसी, उसमें ए बी की लेंथ पता है, हमें बीसी की पता है और एंगल बी पता है, तो हमें ए सी निकालना है। यानी ये मान लो कोई ट्रायंगल है, एंगल बी 30, ये बी है 30, ये ए है, ये सी है, तो ए बी इज 2√3, बी सी इज 2, तो हमें ये निकालना है ए सी। तो ऐसे केस में हम क्या लगाएंगे, कोसाइन, जब दोनों साइड दे रखी है और उसी के बीच का एंगल दे रखा है। तो cos थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है, एंगल है 30 डिग्री, cos 30 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर
प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर, और इसकी जो अपोजिट साइड है इसे पता नहीं है तो x मान लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 इंटू। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो देखो साइन में हमने जब साइन की टेबल बनाई थी तो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे था। cos में क्या करा था, ये 90 इधर आ गई थी, इसकी वैल्यू 60 वाले की इधर आ गई थी। हमें क्या चाहिए, cos 30। तो cos 30 पे ये वैल्यू आई थी जो sin 60 पे लिखी हुई थी, यानी कि √3/2। तो cos 30 इज √3/2। 2√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और √3 इंटू √3 3। 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8√3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू √3 अपॉन 2 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √3 हो जाएगा, 8 3 जा 24 अपॉन 2 12, 12 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ट्राइंगल की डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अगर हमें ट्राइंगल से वैल्यूज याद है तो ये भी हमें हेल्प कर देता, वरना फिर हमें sin 30 sin 60 सबकी वैल्यूज वगैरह यूज करनी थी। तो जो आप देखते हो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उसमें sin 30 cos 60 ऐसे करके यूज करते हैं। लेकिन अगर ये याद कर लो कि 30 60 90 का ट्राइंगल है, 30 60 90, ये हमेशा 90 है, तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 30 और 60 हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 90 के साथ 45 45। ये दो ही फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं, या तो 30 60 90 का ट्राइंगल होता है, या फिर 90 45 45, दो ही केसेस होते हैं। तो इसमें जो रेशियो होता है साइड्स का, दैट इज 1 to √3 रूट है। तो 90 सबसे बड़ी साइड है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी, 2। 30 सबसे छोटी साइड, सबसे छोटा एंगल है, इसके अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी, और 60 के साथ दिस। तो कोई भी 30 60 90 का ट्राइंगल है, मान लो ये 30, ये 60 और ये 90, तो ये 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट, ये 30 के अपोजिट सबसे छोटी 1 यूनिट, 60 के अपोजिट 2। या फिर मान लो ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये 2 यूनिट्स, ये 1 यूनिट, और 60 के अपोजिट वाली 2। हमेशा इस फॉर्म में होंगी साइड। तो हम ऐसे इन्हें याद रख सकते हैं, वरना फिर हमें साइन थीटा वगैरह यूज करना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, मान लो ये पी है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, एच पता है हमें ये, तो साइन 30 विल बी इक्वल टू पी बाई एच। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू पी बाई एच। तो P और H का रेशियो हमेशा क्या होगा, √3/2। ये तो ट्राइंगल से डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, वरना फिर साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी हम साइड्स निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज क्या करा है। अब
हम थोड़ा सा कैलकुलेशन अपनी बचा रहे हैं और डायरेक्ट क्या याद कर रहे हैं, वैल्यूज। अब इस पे जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द टावर। तो ये बीच में एक टावर है, इसके दोनों साइड्स पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सच दैट पॉइंट ए द बेस ऑफ टावर एंड पॉइंट बी आर इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये ए बेस ऑफ टावर और बी एक स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर को जब हम देखते हैं तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर है, तो टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए एंड बी आर 30 डिग्री एंड 45। तो ए से हम टॉप ऑफ टावर देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं, और बी से देख रहे हैं तो 45 डिग्री। इफ हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, तो ये कितना है, 100 मीटर है। तो डिस्टेंस बताओ ए एंड बी के बीच में कितना होगा। यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो हम इतने पार्ट को मान लेते हैं x, इतने पार्ट को मान लेते हैं y। तो इसे मान लेते हैं जैसे पॉइंट C। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये 45 डिग्री, तो ये 100 CTB, ये है y। तो कौन सा रेशो हम यूज कर सकते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं? y और 100, देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और ये 45 है, इसके अपोजिट होगी परपेंडिकुलर, और इसके साथ होगी हमेशा बेस। तो हाइपोटेन्यूज से तो कोई मतलब नहीं हमें, हम यूज कर सकते हैं जो P और B को रिलेट करता हो, परपेंडिकुलर और बेस। तो वो रेशो होता है tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 45, tan 45 इज इक्वल टू P है 100 और बेस है y। tan 45 की अब ये टेबल से हमें याद होगी, इट इज 1 इक्वल टू 100 अपॉन, तो y इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 100। ऐसे ही अब क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल के लिए करेंगे, CTA, ये एंगल है 30 डिग्री और ये हाइट थी 100। अब हमें चाहिए x, तो यहाँ भी ये 30 है, इसके अपोजिट P और इसके साथ वाली B। तो P और B को रिलेट करता हुआ, तो अगेन tan 30, तो tan 30 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन x। तो x की वैल्यू हो गई 100 √3। तो x प्लस वाई हो गया 100 प्लस 100 √3, यानी कि 100 इंटू √3 प्लस 1। ये आंसर। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, इसमें हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनकी टेबल को यूज करते हैं साइड और एंगल को रिलेट करने के। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच जो अभी हमने पढ़ी कि भाई ये जो ट्रायंगल है CTA, ये कैसा ट्रायंगल है, 30, 90 और 60। 30, 90, 60 में कैसे रिलेट होती है साइड्स, ये जो हम पढ़ रहे थे, देखो 30, 90, 60 में हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट, 30 के अपोजिट 1 यूनिट और 60 के अपोजिट √3। तो 30, 90, 60 में 30 के अपोजिट ये 1 यूनिट, 60 के अपोजिट √3 और 90 के अपोजिट 2। तो ये 100 यूनिट है, तो ये हो जाएगी 100 √3। तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ये विल बी 100।
ठीक। और ये 90 45 45 में दोनों साइड इक्वल होती है, तो ये 100 है तो ये भी 100, जैसे कि ये है 45 45 90 ट्राइंगल। तो इसमें दो साइड देखो, दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी इक्वल होगी। ये 45 है तो इसके अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होगी, इसलिए हम इसे कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल, तो दो एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल, तो ये अगर 1 यूनिट है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट। तो कभी भी अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी एक 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगी हमेशा 45, तो ये साइड आपस में इक्वल होगी और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी है तो ये रूट। तो ऐसा कहाँ भी बनता है, साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के केस में भी ऐसे ही होता है, ये स्क्वायर है, ये साइड ए, ये साइड ए, तो ये जो डायगोनल होता है, दिस डायगोनल, ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो अगर ये ए है तो ये हो जाती है ए रूट। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज रूट 2 टाइम्स ये। अब देखो इसमें जैसा क्वेश्चन में दे रखा, लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल सी एंड सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, इसको एक्सटेंड करा गया और ये सर्किल पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर। व्हाट इज द लेंथ ए बी, ए बी की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज 1 यूनिट, यानी ओ ए हमें दे रखा है 1 यूनिट, बस यही चीज दी है और ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन द फॉलोइंग लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है। सी एंड सेंटर ऑफ द सर्किल इज एक्सटेंडेड, ये सी, ये यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर O से इस पॉइंट को मिला दें, मान लो P, तो इस OP की लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट। ये रेडियस के बराबर है 1 यूनिट। अगर इसको हम यहाँ मिला दें, ये लेंथ भी कितनी होगी 1 यूनिट। अब देखो ये जो एक स्क्वायर बन गया, देखो O Q C P, ये स्क्वायर है 1 यूनिट, और ये CO जो इसका डायगोनल हो गया, तो CO की लेंथ कितनी होगी, √2। तो ये याद रखना है, मैं कोई भी राइट एंगल है 45 45 आइसोसेलेस, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये होता है रूट, तो दिस विल बी √2, तो CO इज √2, तो AC की लेंथ कितनी हो गई, दिस AC विल बिकम 1 + √2। √2 + 1, तो ये AC की लेंथ हो गई 1 + √2। अब हमें ये निकालना है, दिस वन x, ठीक है। अब देखो ये डायगोनल था, ये 45 डिग्री का एंगल था, ये भी कितना था 45, तो ये एंगल भी कितना है 45, और ये 90 है,
यानी इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, बी पॉइंट, सी और ए, और ये है 45, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। ठीक, तो अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा x। तो ये अगर 1 यूनिट होता तो दिस विल बी √2 के बराबर होता। तो या तो इसके हिसाब से कर लो, या अगर यहाँ कहीं कंफ्यूजन हो तो पाइथागोरस कि भाई x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 प्लस 1 अपॉन √2, ये आंसर दिस वन। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्योमेट्री पे आ जाते हैं जब ऐसे सर्कल को टच कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है। तो या तो हम रेशियोज यूज करें, स्टेप एक बार समझा दीजिए। ये ट्रायंगल यहाँ तक समझ में आया था, ये √2 प्लस 1, 2x स्क्वायर 1 प्लस √2 वाला था, ये x है, तो ये भी कितना होगा x होगा, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। मैंने सिंपल किया पाइथागोरस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे ओपन नहीं करा, 2x स्क्वायर विल बिकम √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर विल इक्वल टू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो इसमें से तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 2 क्या बन जाएगा, 2 तो नीचे √2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने को ऊपर स्क्वायर हट गया, नीचे रूट, तो दिस इज द आंसर। ये तो खैर हमें ऑप्शन में देखना होगा किस फॉर्म में दे रखा है, हम कई अलग अलग फॉर्म से लिख सकते हैं। ये तो चलो कभी टेस्ट में करेंगे। अब है नेक्स्ट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलर मींस क्या होता है, देखो दो वर्ड होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल में और एक होता है सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज, यानी दो ऐसी फिगर जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी, जैसे दो ट्रायंगल इस तरीके से, इनकी साइड भी बिल्कुल सेम है और इनका एरिया भी सेम है, तो सेम शेप एंड साइज से बनते कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर फिगर को हम कहते हैं जो कि किस चीज में सिमिलर हो, इन शेप। तो जैसे एक सर्किल है, छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, एक उससे बड़ा सर्किल है, ये सब आपस में क्या है, सिमिलर। सिमिलर शेप है, साइज अलग अलग है सिमिलर। एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है, एक उससे बड़ा स्क्वायर है, ये सब आपस में क्या है, सिमिलर। जैसे हम अपना फोटोग्राफ ले, फोटोग्राफ अलग अलग साइज में करवा सकते हैं, छोटा बड़ा सा, तो वो सब क्या कहलाएंगे, सिमिलर। तो इसमें हम पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं आपस में। तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं सेम शेप एंड साइज, कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से लिखा होता है, सिमिलर का साइन इस तरीके से, दो ट्रायंगल आर सिमिलर। अब हम देखेंगे क्या क्या रूल होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहला रूल कहलाता है ए रूल, यानी दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनका
करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल है। अब ये करस्पॉन्डिंग का थोड़ा हम यूज करेंगे, ध्यान रखना। मान लो ये ट्राइंगल है, ये है 70, ये है 60 और ये है 50, ए बी सी। अब एक दूसरा ट्राइंगल है जो देखने में तो बड़ा है बट एंगल यही है उसमें भी, 70, 60 और 50। तो हम ऐसे ट्राइंगल को आपस में क्या कहेंगे, सिमिलर। तो देखो लिखेंगे कैसे, ये मेन चीज है इसमें। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो एंगल ए के साथ कौन सा एंगल इक्वल था, एंगल पी। तो ए की जगह पे लिखा जाएगा पी, यानी ए अगर पहले लिखा था तो यहाँ भी पी पहले आएगा। बी 70 है और यहाँ पर क्यू 70 है, तो अगर सेकंड नंबर पे बी लिखा है तो सेकंड नंबर पे इधर क्या आना चाहिए, क्यू। और लास्ट क्या बचा, सी, तो ये अपनी पोजीशन। तो ये सिमिलर में हमें बहुत ध्यान रखना होता है, बल्कि आपको तो क्वेश्चन में दिया होगा तो आप इससे हिंट भी ले सकते हो। अगर कहीं लिखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, मान लो पी क्यू टी, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे आपस में, एंगल ए के बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल पी। एंगल बी के बराबर कौन सा एंगल होगा, और एंगल सी के बराबर होगा। तो ये क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो वो उस चीज को ध्यान में रख के बनाता है कि अगर उसने क्वेश्चन में दे रखा है इफ ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल होगी, ये एंगल इक्वल होंगे और इन साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो पहली दो साइड, पहले दो जो लिखे ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, पी क्यू। BC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी, QP। और एक जो बचा AC अपॉन PQ। तो ये आपस में इनका रेशियो सेम होगा, ये एंगल इक्वल होंगे और ये साइड्स का रेशियो सेम। ये क्वेश्चन से आप हिंट ले सकते हो, डायरेक्ट आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिख रखा है कि ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, ये चीज समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैच करने के लिए। हम इसको डायरेक्ट कैच कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी भी रैंडमली ऐसे नहीं लिखा होगा ए बी सी पी क्यू आर, जब वो आपस में सिमिलर होंगे तभी उसी ऑर्डर में लिखा होगा। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही कैसे कैच कर लेंगे हम सिमिलर का। तो सिमिलरिटी के लिए या तो तीनों एंगल बराबर हो या दो एंगल भी बराबर, दो भी बराबर है तो ऑटोमेटिकली तीसरा तो खुद ही बराबर हो जाता है। तो दो एंगल भी अगर हम किसी ट्राइंगल के आपस में इक्वल कर देंगे तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दूसरा है SAS, साइड एंगल साइड, यानी कोई ऐसे दो ट्राइंगल है, मान लो ये साइड है 4, ये है 6 और इसके बीच में एंगल है 50 डिग्री। एक दूसरा ट्राइंगल है 8, 12 और एंगल है 50 डिग्री। तो ये अगर ट्राइंगल है PQR और ये है XYZ, तो P एंगल इसके बराबर है और इन साइड्स का रेशियो देखो, ये 4 की डबल है, उसी तरीके से ये 6 इसका डबल, 6 के डबल ही है 12। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे होंगे, सिमिलर, यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल
इसके बीच में रिलेशन अगर हमें पता है, दोनों साइड्स का रेशियो सेम है यानी वो आपस में प्रोपोर्शनल है और बीच के एंगल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक, तीसरा है एस एस एस, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। ये याद रखना, इक्वल की बात नहीं हो रही है, प्रोपोर्शनल यानी कि इन सेम रेशियो। यानी एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है मान लो 2 3 4, एक दूसरा ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है मान लो इसका 1.5 टाइम्स, 3 4.5 और 6। तो ये साइड इक्वल नहीं है बट आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। 2/3 का रेशो, 3/4.5 का रेशो और 4 और 6 इसका रेशो आपस में सेम है, ये प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जैसे ही हमें पता चल गया दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जैसे मान लो ए बी सी और पी क्यू आर, तो सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड्स यानी कि AC, AC के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PR इक्वल टू BC, BC के करस्पॉन्डिंग साइड है QR इक्वल टू AB अपॉन PQ। ये सब आपस में इक्वल होता है और साथ साथ इनका रेशियो ऑफ हाइट, मीडियन, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एंगल बाइसेक्टर सब आपस में क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। यानी अगर मैं C से कोई मीडियन ड्रॉ करूं E पर और इधर R से कोई मीडियन ड्रॉ करूं, RT ले लेता हूं से, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल जब भी प्रूव करेंगे हम तो ये इस चीज को यूज करेंगे कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, पहली रिलेशन। और दूसरी रेशियो ऑफ एरियाज, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसी भी साइड के इसके स्क्वायर के बराबर होगा, जो भी एक साइड हमें पता है। तो जैसे ये 2 है और ये 3 है, तो इट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4/9। तो इसका रेशियो का एरिया ये आ जाएगा, एरिया का रेशियो ये आ जाएगा 4/9। क्लियर? तो सिमिलर ट्रायंगल हमें पहले प्रूफ करना होगा और उसके बाद ये कोई ना कोई रिलेशन इसमें यूज हो रही है। अगर एरिया की यूज हो रही है तो स्क्वायर से रिलेट हो जाएगी करस्पॉन्डिंग साइड से, वरना फिर डायरेक्ट आपस में। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन है इस पर, in a triangle ABC D is a point on BC, in a triangle ABC, ABC एक ट्राइंगल है, इसमें D एक पॉइंट है BC पर, such that BD is to DC, BD is to DC is 5:4, line D is parallel to AC such that E is on the side AB, ये है। Find the ratio of area of triangle BED, इसका रेशियो पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACD, ACD इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ACD और BED, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, वो क्या होगा, एरिया का।
क्या समझ में आ रहा है इसे देख के, क्या कर सकते हैं हम? क्या लॉजिक कुछ लग सकता है इसमें? क्या लॉजिक हो सकता है? तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे सिमिलर ट्राइंगल। ये देखो बी ई डी, ये एक ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है बी ए सी। इसमें देखो ये एंगल तो कॉमन है, एंगल बी कॉमन है, और ये पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल साइड पे ये ट्रांसवर्सल कट होती है तो ये एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये इसके एंगल इक्वल होगा, एंगल डी एंगल सी के और एंगल ई एंगल ए, यानी एंगल ई के इक्वल एंगल ए, एंगल डी के इक्वल एंगल सी। तो तीनों ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लिखेंगे बाई ए रूल ये ट्राइंगल सिमिलर है। और सिमिलर में हम ऑर्डर का बहुत ध्यान रखेंगे, हम लिखेंगे बी ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल, बी की जगह ये बी रहेगा, ई की जगह ये एंगल ए है तो ए, और डी की जगह ये सी। इस तरीके से लिखेंगे, ये सिमिलर का साइन होता है और ऐसे लिखेंगे। तो ट्राइंगल बी ई डी सिमिलर किसके हो गया, बी ए सी के। अब सिमिलर ट्राइंगल में एरियाज का जो रेशो होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए सी, ये इक्वल टू होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो बी और डी एंगल, बी और डी एंगल के साथ कौन सा बड़े में इक्वल है, बी और सी। इट विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू तो 5 यूनिट है तो ये हो गया 25, और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 था ये 4 था, तो मिलके कितना हो जाएगा 9, 9 स्क्वायर इज 81। तो इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल का रेशियो आ गया 25:81। लेकिन हमें किसका निकालना था, छोटे ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल का। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो जाएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का माइनस कर दो, यानी 81 माइनस 25 कितना हो गया 56। तो इसका एरिया है 56 यूनिट स्क्वायर और इसका है 25। तो इनका रेशियो हो गया 25:50। या ये देखो सिमिलर ट्राइंगल का हमने यूज किया, एक छोटा एक बड़ा ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक 5 थी तो 5 स्क्वायर 25, एक 9 हो गई तो 9 स्क्वायर 81। लेकिन हमें कोऑर्डिनेटर का चाहिए तो 81 माइनस 25, पूरे बड़े ट्राइंगल में से छोटा माइनस कर दो तो कोऑर्डिनेटर का एरिया। तो इनका रेशियो कितना आ गया 25:56। इस तरीके से सिमिलर ट्राइंगल का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। जैसे इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू 9, AC 9 दे रखा है, CD 11 दे रखा है, AE 12 दे रखा है, और एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल है। दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल है, तो बताओ लेंथ EB ये कितना होगा। ठीक,
तो देखो यहाँ कौन से दो ट्राइंगल हमें लेने होंगे, तो हम देखें, देखो दूसरी साइड हमें पता है 9, 11 और 11, यानी ए डी ई, और एक दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी। तो इसमें ए तो कॉमन है देखो दोनों में, और एंगल डी और एंगल बी हमें गिवन था, दिस इज इक्वल टू दिस। तो दैट से तो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा आपस में, ठीक। तो ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। लेकिन इसका हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ए डी ई, तो ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए के साथ ए वाला एंगल इक्वल है, डी के साथ कौन सा एंगल इक्वल था, डी के साथ था बी, तो यहाँ पर आएगा बी, और अब कौन सी साइड बची, तो ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी है, एक तो है एडी, एडी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, ये एडी है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, इट इज इक्वल टू दूसरी कौन सी साइड हमें पता है ए ई, तो ए ई के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ जाएगी, ए सी। तो ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है, सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड। एडी की वैल्यू कितनी हो गई 9 + 11 20। ए बी हमें नहीं पता, ये अगर हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 + x। ए ई इज 12, ए सी इज 9, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 180, और ये इधर जाएगा तो 144 + 12x, तो 12x इज इक्वल टू 180 - 144, 12x इज इक्वल टू 180 - 44 636, x इज, तो ये लेंथ कितनी आ गई 3। तो इस तरीके से ये सिमिलरिटी के यूज होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक। अब है सिमिलरिटी का एक स्पेशल केस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल के साथ अच्छी बात यह है कि एक एंगल तो 90 डिग्री होता ही होता है, तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये तो 90 हो ही जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये हमेशा क्या होगा 90 - थीटा। ये अगर बड़ा ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये अगर थीटा है तो ये हमेशा कितना होगा 90 - थीटा। तो अगर मैं इसमें इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मान लो मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, तो ए डी ई में देखो ये 90 डिग्री रहेगा एंगल, ये 90 - थीटा कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ये राइट एंगल ऐसे आपस में हमेशा क्या हो जाते हैं सिमिलर। तीन एंगल का इसमें खेल होता है, थीटा 90 और 90 - थीटा। और हमें अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है एक ट्राइंगल का, तो दूसरा ट्राइंगल भी क्या होगा हमेशा उसी ट्रिपलेट का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि सेम एंगल यूज हो रहा है। या तो
90 60 30 वाली फॉर्म होगी। तो अगर बड़े ट्राइंगल में ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, इसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 60 इसके साथ कॉमन है, तो ये क्या हो गया 30। तो ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ये भी क्या है 90 60 30 की फॉर्म में। तो हमेशा ये आपस में क्या होंगे, सेम ट्रिपलेट की फॉर्म होगी। अगर ये 90 45 45 है, तो इसे अगर मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ 90, तो ये भी क्या होगा 45। तो इस केस में क्या होता है, दोनों जो ट्राइंगल बनते हैं वो आपस में हमेशा क्या होते हैं, एक ही ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं। अलग अलग मल्टीपल होंगे लेकिन होंगे एक ही ट्रिपलेट। जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री, B 90 डिग्री है, AB 6, AB की वैल्यू है 6, BC is 8, D is a point on hypotenuse, इस hypotenuse पे एक point D है, such that BD is perpendicular to AC. तो BD is perpendicular to AC. Find length of BD, मतलब X, AD, Y and CD, Z. इन तीनों की कह रहा है लेंथ निकालो क्या होगी। तो पहले सबसे बड़े ट्राइंगल के निकाल लेते हैं। ये है 8, ये है 6, तो ये है 2 into 3, ये है 2 into 4, तो ये क्या हो जाएगी साइड, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 4, तो कौन सा ट्रिपलेट है, 3 4 5, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 5 से मल्टीप्लाई, तो पूरी बड़ी साइड हो गई 10, तो 6 8 10, ये तो हमें पता चल गया। अब आते हैं इन छोटी वाली साइड्स निकालनी है। तो देखो हम इस एंगल को मान रहे हैं थीटा, ये एंगल है थीटा। अब इसके अंदर ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल मैं लिख लेता हूँ मान लो अल्फा, तो ये और ये एंगल सेम होंगे। इसकी दोनों की अल्फा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बार बार लिखने की जगह मैंने अल्फा बना दिया इसका। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, ए हम ले लेते हैं, कौन सा कोई सा भी ले लेते हैं, चलो मैं इस ट्राइंगल को बना रहा हूँ। 90 डिग्री है डी पर, और ये है ए और ये है बी, तो एंगल ए पे बन रहा था थीटा, तो ये एंगल था अल्फा, इस ट्राइंगल में ये अल्फा था। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ए बी की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो ये जो ट्रिपलेट है ये भी उसी फॉर्म में होंगे, यानी ये किस फॉर्म में होंगे, थीटा के अपोजिट वाली साइड है 4, अल्फा के अपोजिट साइड है 3, इसके होंगे 3 यूनिट, थीटा के अपोजिट होंगे 4 यूनिट और बड़े वाले में होंगे 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है 6, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करा होगा कि 6 बन गया होगा, भाई 3 4 5 के ट्रिपलेट है, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होगी, तो 5
आपको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या फैक्टर होगा? जैसे यहाँ पर 2 था पिछली बार, 2 2, यहाँ पर कितना है 5 से 6 1.2, तो ये साइड हो जाएगा 3 इंटू 1.2 यानी 3.6, और ये हो जाएगा 4 इंटू 1.2 यानी कि 4.8। तो 3.6 4.8 ये हो जाएगी वैल्यू, यानी AD की वैल्यू 3.6 और BD की वैल्यू 4.8, ये आ जाएगा। नेक्स्ट ये ट्रायंगल है BCD, ये परपेंडिकुलर है D पर, और ये एंगल थीटा है B पर, और ये C है L पर। अब की बार इधर तुम्हें क्या गिवन है BC, BC इज 8, तो अगेन 8 क्या है, ये 5 है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना, तो हाइपोटेन्यूज इज 5, और अल्फा के अपोजिट है 3 और थीटा के अपोजिट है 4। अब 5 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 4 6.4 और 1.6 इंटू 3 4.8, ये तो 4.8 सही आ रहा था। Z की वैल्यू कितनी हो गई 6.4, और इन दोनों का सम भी देख लो 10 आ रहा है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट कैलकुलेशन को बचा लेगा, वरना फिर हमें एक एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेके मल्टीप्लाई और वो सब करना पड़ेगा। तो ये यूज है सिमिलरिटी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एक और क्वेश्चन है, जैसे इन रेक्टेंगल ABCD, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें AB is 2, ये दे रखा है 2, BC is 1, ये पूरा BC दे रखा है, point A is E is taken on side CD such that angle BAF यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल EAD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये गिवन है। वेयर F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये क्या मिड पॉइंट है, यानी ये भी हाफ और ये भी हाफ। फाइंड द लेंथ D, ये निकालना। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं हम, ये 90 डिग्री है, इसे A ले लेते हैं, तो ये एंगल और ये 90, दूसरा इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ये एंगल दिस वाला, ये और ये इक्वल है पहले से गिवन है, और ये 90 डिग्री है, ये भी इक्वल हो गया, तो ये आपस में क्या होगा सिमिलर। तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB, ये एंगल इक्वल, ये 90 डिग्री, तो AA के रूल से ये सिमिलर हो गए, ठीक। अब देखो ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये दोनों थीटा है। अब देखो इसमें कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये 2 है, ये हाफ है, 2.5,
तो जो रेशो इनमें है वही रेशो क्या होगा इस साइड में होगा। यानी अगर ये 2.5 के रेशो में है तो ये भी 2.5 के रेशो में। सेम यूनिट में डिवाइड होंगे या फिर इनका रेशो सेम है तो ये आपस में सेम रेशो। ठीक, अब देखो ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में क्या होता है ये साइड आपस में इक्वल होती है यानी कि AD इज इक्वल टू BC। तो अगर ये 1 यूनिट है तो AD भी कितना है 1 यूनिट। तो AD कितना है यानी कि 1 यूनिट। तो 1 बनाने के लिए हमें किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे हाफ से। तो ED कितना हो जाएगा हाफ से मल्टीप्लाई कितना रह जाएगा ओनली 1/। या तो हम इस तरीके से कर सकते थे या फिर हम क्या करते सिमिलर प्रूफ हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी ले सकते थे तब भी हो जाता है। जैसे AD इज सिमिलर टू दिस तो AB अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है तो देखो थीटा और 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री किस साइड पर है AD पर। इट इज इक्वल टू FB अपॉन FB के साथ कौन सी साइड है 90 और ये D। तो हम इसकी वैल्यूज रख लेते AB 2 AD 1 FB हाफ और DE x। ये इधर जाता है ये इधर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाफ x इज इक्वल टू 1/। तो ऐसे भी आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमें ध्यान रखना है कैसे लिखते हैं हम जो एंगल इक्वल आ रहा है उसी ऑर्डर में हम करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं। तो ये सिमिलरिटी पर क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था उसे और कर लेते हैं जल्दी से ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनडीए एग्जाम वगैरह में। एक स्क्वायर है साइड 2 यूनिट, ये बड़ा स्क्वायर है इसकी साइड क्या है 2 यूनिट यानी सारी साइड कितनी थी 2 यूनिट। अ सर्किल इज इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड मींस इसके अंदर है। देन अनदर सर्किल इज इनस्क्राइब्ड व्हिच इज टेंजेंशियल टू AB, उसके अंदर एक और सर्किल बनाया इस तरीके से। एंड ऑल्सो टचेस द लार्जर सर्किल एज शोन इन फिगर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस पूछो। ठीक, तो हमने क्या करा इसका सेंटर है A और इसका सेंटर है B, ये दो सर्किल है और ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये लाइन क्या है डायगोनल। अगर इसे मैं D लिख लेता हूँ तो DC क्या है डायगोनल है। DC की वैल्यू कितनी होगी ये साइड 2 है ये साइड 2 है ये इसका डायगोनल है तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 नहीं होगी, √2 टाइम्स होती साइड्स की। हमेशा याद रखो डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स डायगोनल साइड। तो अगर साइड 2 है तो दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक, √2 टाइम्स होगी तो ये 2√2 हो गई। अच्छा ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना है ये बता सकता है बड़े वाले सर्किल का रेडियस देखो ये पूरी साइड है 2, ये पूरा डायमीटर भी कितना होगा इस साइड के बराबर 2
तो रेडियस कितना हो जाएगा 1। 1। तो ये ज्योमेट्री में वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में कि अच्छा ये बड़ा सर्किल इसके अंदर है तो इसका रेडियस हो गया 1। ठीक, अब ये ए इसका सेंटर है तो डी ए का हाफ, तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू डी सी बाई 2, 2√2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा रूट। तो ए सी की वैल्यू हो गई √2, ठीक है, और इसके रेडियस की वैल्यू हो गई 1। छोटे वाले सर्किल का रेडियस हम मान लेते हैं आर, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल का रेडियस हो गया इक्वल टू आर। अब ये देखो बी सी जो वैल्यू है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये छोटा वाला सर्किल है ऐसे, इसका सेंटर है बी, इसका रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बी सी, ये बी है, ये सी है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन ये छोटा स्क्वायर बनना है आर का, ये इसका डायगोनल, तो बी सी विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स आर, यही होगा। अब देखो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए से बी पूरा ए सी माइनस बी सी, ए सी में से ये बी सी माइनस कर दिया, तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमने ये निकाली थी √2, और बी सी की वैल्यू ये है, ये हो गया इक्वल। ए बी इक्वल टू दिस आ गया, ए बी ये दिस डिस्टेंस इज ए सी माइनस बी सी, ए सी इज √2 ये आया था, बी सी इज दिस। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी क्या है, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस प्लस छोटे वाले सर्किल का रेडियस, तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस ए बी इज 1 प्लस आर इक्वल टू √2 माइनस √2 आर। अब इसको अरेंज कर लो, आर की वैल्यू आ जाएगी, √2 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आर प्लस √2 आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1, आर कॉमन 1 प्लस √2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1, आर इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ये आंसर है। तो देखो ज्योमेट्री में वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं, बस ध्यान रखना हमें निकालना क्या है, क्या क्या चीज गिवन है उसी को कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन लगाते रहोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आज की जो क्लास में जो करे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुरू पाइथागोरस थ्योरम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि काम आएगी हमारे, कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ये 4 कॉमनली यूज ट्रिपलेट है, और फिर इसको किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो हमें ट्रिपलेट मिलते रहते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर करके साइड निकालने से बेटर है, अगर हमें ये रूल पता है तो हमें एक भी साइड पता चल गई तो हम और निकाल सकते हैं। जैसे ये किया था लैडर, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। हमने स्क्वायर से भी देखा कर सकते हैं, अदरवाइज हमने ट्रिपलेट की फॉर्म से पता कर लिए कि क्या हो सकती है साइड। 2 वर्टिकल बिल्डिंग पाइथागोरस से भी हो सकता है, और ट्रिपलेट है तो फिर कैलकुलेशन आसान है। ये टेबल याद रखनी, पहले तो ये 6 रेशियो, 6 में से ये 3 मेन है, ये तो इसका इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है।
साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा होता है इसके अपोजिट जो साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके साथ वाली साइड को बेस और इधर सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है पी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी। तो अगर हमें थीटा पता है तो हम इसका रेशो बता सकते हैं, इसका रेशो पता है तो ये एंगल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस टेबल की जरूरत पड़ती है। इसे बनाने का तरीका, ये 5 एंगल होते हैं जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। साइन 0 इज स्क्वायर रूट 0/4, साइन 30 इज स्क्वायर रूट 1/4, साइन 45 इज स्क्वायर रूट 2/4, साइन 60 इज स्क्वायर रूट 3/4, साइन 90 इज स्क्वायर रूट 4/4। तो ये वैल्यूज आ गई। ये साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू है। कॉस के लिए इसको रिवर्स करके लिख दो, और टेन के लिए इसको साइन अपॉन कॉस करके रख दो। तो साइन इसका उल्टा हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉट टेन का उल्टा हो जाएगा। तो ये पूरी टेबल हमारी कंप्लीट है। साइड और एंगल के बीच में रिलेशन होती है, जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट बड़ी साइड होती है, जो छोटा एंगल होता है उसके अपोजिट छोटी साइड होती है। इसके लिए हमारे पास 2 रूल है, साइन रूल, साइड अपॉन उसके अपोजिट एंगल साइन के साथ, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। कोसाइन इसका एक स्पेशल केस है, जब 2 साइड और उसके बीच का एंगल इन्वॉल्व हो, तो हम कॉस थीटा से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ये 2 स्पेशल है राइट एंगल केस में, या तो 30, 60, 90 का ट्राइंगल होता है तो ये साइड्स का रेशियो होता है 90 के अपोजिट सबसे बड़ी साइड 2 यूनिट, 30 के अपोजिट सबसे छोटी 1 और 60 के अपोजिट रूट 3। तो इससे हमने कर लिया था क्वेश्चन। या फिर 45, 45, 90, तो 45, 45 इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी 1, 1, और ये सबसे बड़ी साइड रूट 2 होगी। तो यही स्क्वायर के डायगोनल के केस में होता है, ये दोनों 45, 45 होते हैं, ये साइड ए ए होती तो ये बन जाता है ए रूट 2 डायगोनल। ये हमने क्वेश्चन किया इसके बेस पे। फिर सिमिलैरिटी, सिमिलर मीन सिमिलर इन शेप, साइज नहीं शेप। तो 3 रूल होते हैं, एक ए या 2 एंगल भी इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, या फिर एस 2 साइड आपस में प्रोपोर्शनल और बीच का एंगल इक्वल, या फिर तीनों साइड प्रोपोर्शनल। तो अगर कोई भी 2 सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनकी रेशियो ऑफ साइड इक्वल होती है आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ हाइट, मीडियन, इन रेडियस, ये सब इक्वल होते हैं, और रेशियो ऑफ एरिया हो जाता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। बेस्ड ये क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिमिलरिटी में ये एडवांटेज है कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर है तो वो हमेशा क्या होंगे, एक ही ट्रिपलेट के मल्टीपल होंगे। इस चीज को हम यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी जाएगा बट इससे जल्दी आ जाता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आज की क्लास से क्लास एंड करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। एक्चुअली ना जिस दिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एमए इन सोशल वर्क का एग्जाम है, उसी दिन मेरे कॉलेजेस के एग्जाम है। तो सर दोनों एग्जाम में अगर चूज करना रहा कि एमए सोशल वर्क और एमबीए इन हॉस्पिटल MHR मैनेजमेंट, तो दोनों को नहीं, एमए नहीं सर, एम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो दोनों कोर्स में अच्छा कौन रहेगा, मतलब दोनों में हॉस्पिटल किसका वेट? हॉस्पिटल और MSW, यस सर। देखो दोनों अलग अलग फील्ड है, अब ये तो चॉइस के ऊपर है। हॉस्पिटल तो फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड, मतलब उसमें मैनेजमेंट आता है, अच्छा कोर्स है वो, बट ये है कि आप हेल्थ सेक्टर या हॉस्पिटल में मतलब काम करने को रेडी होते हैं यस। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट अच्छा कोर्स है। आजकल के हिसाब से थोड़ा हेल्थ में ज़्यादा पैसा भी लग रहा है, तो स्कोप है वहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों को होता है कि हॉस्पिटल या उसमें मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो फिर MSW ज़्यादा सही। सर जामिया की डेट बढ़ने की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है? नहीं, एक बार बढ़ गई ना तो अब मुश्किल है।
यस ठीक है, फिर क्लास एंड करें। यस, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।